नमस्कार, मैं हूं प्रियला शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव रक्षक पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज। एक बहुत अच्छी एंट्री निकली है जिसको कहते हैं 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। ये आर्मी के लिए है और इसी एंट्री को नेवी में कहा जाता है 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम। तो डिफेंस फोर्सेस में आज की डेट में टेक्निकल माइंड चाहिए। तो इसीलिए अगर आपने 12th क्लास में पीसीएम में 70% से ऊपर नंबर लिए हैं और आपने जेई का मेंस का एग्जाम दिया है तो उसकी बेसिस में आपको डायरेक्ट एसएसबी में बुलाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय जो हमने चुना है वो भारतीय सशस्त्र सेनाओं में आप अधिकारी के रूप में किस प्रकार आ सकते हैं उसके ऊपर हम एक विशेषज्ञ को लेकर आए हैं जो कि आपको इसके बारे में तफसील से बताएंगे। आज के विशेषज्ञ हैं मेजर हरदीप सिंह कलसी। मेजर हरदीप सिंह कलसी 59th एनडीए कोर्स के हैं। एनडीए के साथ इन्होंने अपनी चूज करी हुई रेजिमेंट राजपुताना राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। उनका बहुत शानदार करियर रहा। उन्होंने अपने तमाम कोर्सेज में बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रेडिंग वगैरह हासिल करी और अपने आप को यूनिट में एस्टेब्लिश किया। इन्होंने खास तौर पे जीटीओ के तौर पे पहले ट्रेनिंग प्राप्त करी और फिर इलाहाबाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जीटीओ के रूप में इन्होंने 3 साल बहुत बेहतरीन तरीके से काम करा। उसके बाद इन्होंने अपने आप को आप लोगों की और नए यंगस्टर्स की सेवा के लिए प्रोड्यूस करते हुए अपने आप को फौज से रिजाइन किया और पिछले 25 सालों से इनका एक एकेडमी है जिसने यंगस्टर्स को फौज ज्वाइन करने के लिए तैयार किया है। और बड़े घमंड के साथ मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में लगभग प्रत्येक भारतीय सेना की यूनिट में बलनोई एकेडमी दिल्ली का 1-2 ऑफिसर्स जरूर हैं। ये एक बहुत बड़े घमंड की बात है और मेरे को पूरा यकीन है कि हमको इनसे बेहतर इस विषय पर बातचीत करने के लिए विशेषज्ञ नहीं मिल पाता। एक बात और बताना चाहता हूं, मेजर कलसी के पिताजी भी सेनाओं में थे। वो विंग कमांडर एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं। उन्होंने 1965 के युद्ध में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हुए विशिष्ट सेवा पदक भी हासिल किया था। इनका पुत्र भी सेना में है और जिसने 5 साल जम्मू कश्मीर में बेहतरीन तरीके से काम किया। कहने का मतलब यह है कि ये एक बहुत अच्छा कंप्लीट पैकेज है जो कि आपको आर्मी में अफसर के तौर पे किस प्रकार आप आ सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। पहला प्रश्न आपसे यह रहेगा कि चूंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि सेना में और सेनाओं में तमाम तीनों सेनाओं में आप अधिकारी के तौर पे कैसे एंटर आ सकते हैं, तो आप मेरे को पहले ये बताएं कि हमारे जो ये नौजवान साथी हैं इनके पास फौज में अफसर के तौर पे आने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? तो अनुज, देयर आर बेसिकली 3 ऑप्शंस अवेलेबल। देखिए, बच्चा जब अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म कर लेता है, जब वो 12वीं क्लास तक आता है तो वो धीरे धीरे करके अपने दिमाग में एक एम बिठाता है। एम क्या है? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं या मैं डिफेंस की तरफ जाना चाहता हूं। तो 12th क्लास के बाद बच्चा नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको हम एनडीए कहते हैं, जो खड़कवासला पूना में लोकेटेड है, 12th क्लास के बाद वहां जा सकता है। इनफैक्ट एनडीए इज वन ऑर्गेनाइजेशन where you can apply for the UPSC exam when you are studying in class 12। तो बच्चे को कॉलेज में जाने से पहले ही मौका मिल जाता है एनडीए में और देश की सेवा करने के लिए, और ये उसकी मर्जी है। वो किसी भी चीज के लिए ऑप्ट कर सकता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या नेवल एकेडमी के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट चांस दैट ही गेट्स। इससे पहले कि हम इसके बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करें, मैं और आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि एनडीए में जाने के लिए आपको किस किस प्रकार की शैक्षणिक योग्यताओं की आवश्यकता है,
उसके अलावा इसका प्रोसीजर क्या होता है कि कब आप उसके लिए रिटर्न के लिए एग्जाम दे पा रहे हैं और कब आपका एसएसबी इंटरव्यू वगैरह होता है, इसके बारे में थोड़ा तफसील से बताएंगे। अनुज, जो एनडीए का एग्जाम होता है वो साल में 2 बार होता है, इट इज ट्वाइस इन अ ईयर। और हर साल सितंबर के महीने में यूपीएससी एक कैलेंडर इशू करता है कि अगले साल एग्जाम कब होंगे। जैसे जो 2022 के एग्जाम्स हैं, एनडीए का एग्जाम है 10 अप्रैल को और उसके बाद एग्जाम है 4 सितंबर को। तो अगले साल के एग्जाम्स की डेट यूपीएससी पहले ही नियुक्त कर देता है। वेरी गुड। और इट इज अ 1 डे एग्जाम। अच्छा, 1 डे एग्जाम है, ये It is बहुत a अच्छी one बात day है। exam. लेकिन अब इसमें इस एक एग्जाम में, रिटन एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या क्या तैयारी हमारे दर्शकों में से जो बच्चे हमारे देख रहे हैं इसको, उनको क्या क्या तैयारी करने की आवश्यकता है, उनके विषय क्या होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, इसके बारे में कुछ आप जरा डिटेल में बताएं। आइडियली जो बच्चा डिफेंस की तरफ जाना चाहता है आज की डेट में, ही शुड बी अ साइंस स्टूडेंट। उसको 11th और 12th में प्रेफरेबली, आई यूज द वर्ड प्रेफरेबली, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, पीसीएम जिसको हम नॉन मेडिकल कहते हैं, सब्जेक्ट लेने चाहिए। अगर आपके पास पीसीएम नहीं है, आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपकी फर्स्ट चॉइस सिर्फ आर्मी रह जाती है। अगर आप एयरफोर्स में या नेवी में जाना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जरूरी है। अब इस एग्जाम के अंदर आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर नंबर 1 होता है मैथ्स का। ये जो मैथ्स का पेपर होता है, इसके अंदर 120 क्वेश्चन होते हैं और ये 2.5 घंटे का पेपर होता है। डेट और टाइम यूपीएससी की फिक्स्ड है। जैसे अभी एग्जाम 14 नवंबर को है, जिसको हम बोलेंगे एनडीए 2 2021। जो पहला पेपर है वो 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक होगा। डेट, टाइम फिक्स्ड, नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स्ड, 120 क्वेश्चन, टाइम फिक्स्ड 2.5 आवर्स। और अनलाइक अदर एग्जाम्स, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम है, ये पेपर और पेंसिल है, ऑनलाइन नहीं है ये एग्जाम। आपको एक सेंटर अलॉट किया जाएगा, आप उस सेंटर में जाके एग्जाम देंगे। फिर दूसरा जो पेपर होता है वो होता है 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक। ना ये पेपर काफी वाइड होता है, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और इसके अंदर सब्जेक्ट्स देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 200 नंबर की होती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी 200 नंबर की होती है ये। इंग्लिश एंड करंट अफेयर 200 नंबर की होती है ये। तो मैथ्स का पेपर 300 मार्क्स का और जनरल एबिलिटी का पेपर 600 मार्क्स का। दोनों को मिला के टोटल रिटर्न के मार्क्स हो जाते हैं 900। और ये 900 नंबर बहुत अहमियत रखते हैं, because the merit list that is drawn, it is based on the marks that you have scored in the written exam and the marks that you have scored in the SSB. दोनों को मिला के मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि प्रेफरेंस जो आपको देनी चाहिए वो साइंस की तरफ होनी चाहिए। बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया। क्या स्कूल के बाद एनडीए के अलावा भी कोई ऑप्शन है जिससे कि हमारे बच्चे अफसर के तौर पे सैनिक आर्म फोर्सेस में आ सकें? अनुज, एक बहुत अच्छी एंट्री निकली है जिसको कहते हैं 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। ये आर्मी के लिए है और इसी एंट्री को नेवी में कहा जाता है 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम। वेरी नाइस। तो डिफेंस फोर्सेस में आज की डेट में टेक्नो वॉरियर्स की बहुत जरूरत है, टेक्निकल माइंड चाहिए। तो इसीलिए अगर आपने 12th क्लास में पीसीएम में 70% से ऊपर नंबर लिए हैं और आपने जेई का मेंस का एग्जाम दिया है, तो उसकी बेसिस में आपको डायरेक्ट एसएसबी में बुलाया जाता है। आर्मी भी ऐसा ही करती है और नेवी भी ऐसा ही करती है।
लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि वैकेंसियों की थोड़ी सी किल्लत है। आर्मी हैज ओनली 90 वैकेंसीज एंड नेवी हैज अबाउट 35 वैकेंसीज। अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 5-7 दिन पहले ही इनका नोटिफिकेशन निकला था और लास्ट डेट ओवर हो गई है। अब फिर 6 महीने के बाद नोटिफिकेशन फिर से आएगा। बट पॉइंट टू नोट यहां पर है, आर्मी और नेवी दोनों ने ये बात कही है कि आपको जेई का एग्जाम देना पड़ेगा। वेरी गुड। तो ये बहुत जरूरी चीज है, तो लोगों को, हमारे दर्शकों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर आपको टेक्निकल एंट्री स्कीम के मार्फत सैन्य सेवाओं में आपको अफसर बनना है तो आपको जेई मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। और ये एक बहुत बेहतरीन, जैसा कि मैं समझ रहा हूं, एंट्री सिस्टम है जिससे कि आप सेना में अफसर बनने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, वो भी तो 12वीं क्लास के बाद ही है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में क्या है, क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है या किस प्रकार से होता है, या ये किसी और परफॉर्मेंस के बेसिस पे इसको हमें आगे बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि मेरे को लगता है कि ये भी स्कूल के बाद एक प्रकार का कमीशन लेने का तरीका है। हाँ, हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक पूना में लोकेटेड है और एक दिल्ली में लोकेटेड है, 2 जगह पे है। पहले इनका डायरेक्ट एग्जाम होता था, इंडिपेंडेंट एग्जाम होता था, लेकिन आजकल नीट का जो एग्जाम होता है उसकी रैंकिंग के बेसिस पे आपको इनवाइट किया जाता है। तो इफ यू डू वेल और आपके पेरेंट्स डिफेंस के वेटरन्स हैं या डिफेंस में नौकरी करते हैं तो ये सीटें तकरीबन उनके लिए रिजर्व है। इसके अंदर जो वैकेंसीज है, तकरीबन 105 वैकेंसीज लड़कियों के लिए होती हैं एफएमसी पूना में, और 20 वैकेंसी जो है गर्ल्स के लिए होती है। ये वैकेंसीज कुछ टाइम पहले तक थी, मुझे ऐसा ज्ञात पड़ रहा है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट शायद हुआ है। वो लेटेस्ट वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट। हाँ, तो ये अमेंडमेंट हुआ है, तो मतलब कहने का ये है कि हमारे दर्शकों के लिए, हमारे बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में हैं, जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया हुआ है और वो एएफएमसी के मार्फत आर्मी मेडिकल कोर में आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक तरीका खुला हुआ है। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के बाद किस किस प्रकार से आप बताएंगे कि हमारे दर्शकों को कि किस किस प्रकार से आप सेना में अफसर के तौर पे आ सकते हैं? अनुज, हो सकता है कि कुछ बच्चे अच्छे हों, लेकिन फॉर सम रीजन वो एनडीए का रिटर्न एग्जाम पास नहीं कर पाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एनडीए का जो एग्जाम है, इसके अंदर द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज वेरी हाई। तकरीबन 4 लाख लोग ये एग्जाम देते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन दी वैकेंसी, जैसे पिछला एग्जाम हुआ था तो तकरीबन 8,000 बच्चे ही सिर्फ रिटर्न का एग्जाम पास कर पाए। सो इन द फर्स्ट फिल्टर आउट ऑफ 4 lakhs they were able to get only 8,000 which went for the SSB। तो किसी भी कारण से कुछ भी बात हो सकती है, मे भी हो सकता है आपकी मैथ्स इतनी स्ट्रांग ना हो या जीएस में थोड़ी कमजोरी रह गई हो और आप एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो यू हैव सेकंड ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। अब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में 2 हिस्से हैं, एक तो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी और दूसरा है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में है। फर्क यह है कि इफ यू आर रूटेड थ्रू आईएमए, इन द एग्जाम यू विल हैव टू गिव 3 papers. You will have to give 3 papers. The first paper is English, second paper is general knowledge, and the third paper is maths. जो बच्चे आईएमए में जाना चाहते हैं और परमानेंट कमीशन पाना चाहते हैं, उनके लिए ये 3 पेपर है। जो बच्चे ओटीए में जाना चाहते हैं, the exam is same. First paper will be English, second paper will be general knowledge, एंड आईएमए का तो मैथ्स होगा, लेकिन जो ओटीए वाले हैं उनका मैथ्स का पेपर नहीं होता। फर्क ये है कि ओटीए की जो कमीशन है दैट इज फॉर 10 years, शॉर्ट सर्विस कमीशन इज फॉर 10 years, एक्सटेंडेबल बाय 4 years।
और करीब 25% officers who have done well for themselves in the service and who want to opt for permanent commission, उनको तकरीबन permanent commission मिल जाता है, but they have scaled it down to about 25%. So 10 साल के बाद आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको डिफेंस की सर्विस बहुत अच्छी लगती है आप कंटिन्यू करिए, और खुदा ना खास्ता आप अगर कोई चेंज चाहते हैं तो यू हैव एन ऑप्शन एंड द डिफेंस फोर्सेस टेक्स केयर ऑफ यू. 10 साल के बाद वो कहते हैं कि हमने आपको 4 साल का समय दिया, आप सेट हो जाइए जहां मर्जी आप होना चाहते हैं. तो इट्स अगेन अ वेरी गुड स्कीम. वेरी गुड, थैंक यू कलसी, ये बहुत अच्छा है. ये सीडीएस के अलावा ग्रेजुएशन के बाद क्या कोई ऑप्शंस हमारे पास हैं? उदाहरण के लिए क्या कोई ऑप्शन हमारे इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स के पास अलग से स्पेशल ऑप्शन है जिसमें कोई खास तौर पे एक खास एग्जाम होता है या एग्जाम नहीं होता है या कुछ होता है, इस प्रकार का कोई किस्सा? या हमारे एनसीसी के जो लड़के हैं जिन्होंने सी सर्टिफिकेट अच्छी प्रकार से करा है अच्छी ग्रेडेड ला करके, क्या उनके लिए कोई ऑप्शंस हैं, और अगर वो हैं तो वो क्या ऑप्शंस? अच्छा अनुज, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा. सीडीएस का जो एग्जाम है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, यू कैन ऑप्ट फॉर ऑल द 3. अगर आप सीडीएस में फर्स्ट चॉइस एयरफोर्स डालते हैं, यू विल ज्वाइन द एयरफोर्स एकेडमी एंड प्राइमरीली यू विल बी गोइंग फॉर फाइटर फ्लाइंग. लेकिन कुछ लोग हैं जिनको एयरफोर्स से प्यार है, लेकिन मान लो चश्मा लगाते हैं, आई साइट का इशू है, तो ग्रेजुएशन के बाद एयरफोर्स ने एक और एग्जाम शुरू किया है जिसको कहते हैं एफकैट, एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट. एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट. So anybody who scores more than 60% marks is eligible here. He can apply for flying, he can apply for technical, and he can apply for ground duty. And this exam is conducted by Air Force. इसी तरीके से नेवी ने भी एक एग्जाम शुरू किया था जिसको कहते हैं आईनेट, इंडियन नेवल एंट्रेंस टेस्ट. लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड लास्ट ईयर उन्होंने इसको सस्पेंड किया, लास्ट ईयर किया नहीं. तो जो बच्चे खास एयरफोर्स से या नेवी से प्यार रखते हैं वो एफकैट या आईएनएट में भी जा सकते हैं. अब रही बात टेक्निकल की. बहुत सारे बच्चे हैं जो डिग्री कर लेते हैं, टेक्निकल डिग्रीज इंजीनियरिंग की. तो यस, अगर उनकी एज परमिट करती है तो वो सीडीएस का एग्जाम दे सकते हैं. अपर लिमिट फॉर सीडीएस एग्जाम टू ज्वाइन IMA is 24 years and to join OTA is 25 years. अगर आपकी 25 साल से उम्र कम है और आप इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप सीडीएस के एग्जाम दे सकते हैं. अदरवाइज यू कैन अप्लाई डायरेक्टली एज TGC, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, आफ्टर यू फिनिश योर इंजीनियरिंग डिग्री और शॉर्ट सर्विस टेक्निकल. एंड माइंड यू सर, इसमें दोनों लड़के और लड़कियां दोनों ये एग्जाम दे सकते हैं, टेक्निकल एग्जाम. बट यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम की कट ऑफ बनती है, और ज्यादा कट ऑफ जो होती है डिफेंस के लिए, आर्मी के लिए पर्टिकुलरली, वो बनती है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और आईटी. तो ज्यादा डिफेंस को रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, फिर कंप्यूटर साइंस या आईटी. कंप्यूटर साइंस और आईटी की सिविल की दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड है. एवरीबडी वांट्स टू डू कंप्यूटर्स, एवरीबडी वांट्स टू डू आईटी, बट द रिक्वायरमेंट इन द डिफेंस फोर्सेस ऑन दिस फील्ड इज स्लाइटली लोअर. बिल्कुल. एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जो टेक्निकल ग्रेजुएट हैं उनके लिए कोई टेस्ट नहीं होता है. इनकी जो परफॉर्मेंस, जो इनकी अपने डिग्री कोर्स में परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर इनको डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, और उस एसएसबी के और इनके इंजीनियरिंग के परफॉर्मेंस के हिसाब से इनकी एक मेरिट बनती है, और जितनी वैकेंसीज जिस स्ट्रीम में होती हैं उतनी मेरिट. एक बात और मैं यहाँ साथ के साथ बता देना चाहता हूं कि अभी भारतीय सेना ने एक और ऑप्शन शुरू कर दिया है कि आप यदि टेक्निकल एंट्री भी अगर आते हैं, या टेक्निकल TES जो थोड़ी देर पहले मेजर कलसी ने बताया था, उससे भी अब अगर आप फौज में आ रहे हैं तो आपको
अगर वैकेंसीज अवेलेबल हैं तो कॉम्बैट आर्म्स में नौकरी करने का मौका मिल सकता है, आप ऑप्ट कर सकते हैं। आप टेक्निकल ग्रेजुएट आए, आपने इन्फेंट्री के लिए ऑप्ट किया तो आप इन्फेंट्री ज्वाइन कर सकते हैं, आर्मर्ड के लिए ऑप्ट किया तो आप आर्मर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक और ऑप्शन जो कि आर्मी ने अपने बच्चों के लिए जो आ रहे हैं उनके लिए खोला हुआ है। एनसीसी के बारे में आप बताएं कुछ कि एनसीसी सर्टिफिकेट के बाद क्या करा जा सकता है। और उसके बाद में आपसे एक प्रश्न और पूछूंगा कि तमाम एंट्री जिसके बारे में हमने बात करी है सबकी अगर आप मेरे को एक एक करके उम्र की जो लिमिट्स हैं वो बता दें कि भाई इससे पहले नहीं कर सकता, उसके बाद नहीं कर सकता, तो हमारे दर्शकों के लिए वो बात जानकारी बहुत लाभदायक रहेगी। आप पहले तो मेरे को एनसीसी के बारे में बताएं और फिर हम उम्र के बारे में बात करेंगे। अनुज, हमारी जो एनसीसी की ऑर्गेनाइजेशन है, यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो हमारी एनसीसी है उसकी स्ट्रेंथ हमारी इंडियन आर्मी से भी ज्यादा है। एनसीसी की स्ट्रेंथ करीब 13 लाख है अप्रोक्सीमेटली, और एनसीसी की 17 डायरेक्टरेट है जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरे देश में फैले हुए हैं। एनसीसी के लिए हमारे देश में फॉर बॉयज 50 वैकेंसीज आर रिजर्व्ड, 50, and anybody who gets a NCC C certificate with at least B grading, and this C certificate he should have done 3 years of training. कुछ समय पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी कि कुछ बच्चों को 2 साल की एनसीसी ट्रेनिंग के बाद सी सर्टिफिकेट दे दिया गया था, लेकिन द रिक्वायरमेंट इज कि यू हैव टू डू एनसीसी विद 3 years of training, get a C certificate with minimum B grading, और ये बच्चे भी साल में 2 बारी डायरेक्ट एसएसबी जाते हैं। ये एनसीसी का ये आपने हमको बता दिया। क्या इन बच्चों को अप्लाई करना पड़ता है? इसका नोटिफिकेशन वगैरह कब आता है? मेजर कलसी, इनकी एंट्री साल में 2 बार होती है, एंड दे गो फॉर ट्रेनिंग टू ओटीए चेन्नई, और चेन्नई में बैचेस शुरू होते हैं अप्रैल में और अक्टूबर में। हर साल ट्रेनिंग फर्स्ट वीक अप्रैल, फर्स्ट वीक अक्टूबर। जब भी ट्रेनिंग शुरू होती है उससे करीब 6 या 7 महीने पहले इसका नोटिफिकेशन निकलता है। वेरी गुड मेजर कलसी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही तफसील में और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बहुत साधारण भाषा में इनको समझाया है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अगर आपको अधिकारी के रूप में आना है तो आप किस प्रकार से आ सकते हैं। मेजर कलसी, आपने अभी ये एनडीए के बारे में और टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में अच्छे से बता दिया और हमारे दर्शकों को इसके बारे में काफी तफसील से जानकारी मिल गई। अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि अब एनडीए में महिलाएं भी आ सकती हैं और महिलाओं को इसी वर्ष से एनडीए में आने का प्रावधान किया जाना चाहिए। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आ गया है। इसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को तफसील से बताएं। अनुज, दिस वाज अ वेरी हिस्टोरिकल डिसीजन। एन इंटरिम ऑर्डर वाज पास्ड, और उन्होंने ये बोला कि गर्ल्स कैन सिट फॉर द एनडीए एग्जाम व्हिच इज शेड्यूल्ड फॉर 14th नवंबर। अभी 14 नवंबर को जो एग्जाम है उसके लिए गर्ल्स कैन अप्लाई। और एक यूपीएससी ने एक छोटा सा विंडो खोला, शायद 24 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक, इस दौरान गर्ल्स कुड अप्लाई फॉर द एनडीए एग्जाम, और बहुत सारी लड़कियों ने किया। मेरे पास एक स्टूडेंट थी जिसने अप्लाई किया और उसका एडमिट कार्ड का नंबर था 1,26,000। तो मुझे ऐसा लगा इस कार्ड को देख के कि 1.5 से 2 लाख लड़कियों ने इसके लिए अप्लाई कर दिया है, क्योंकि उसका एडमिट कार्ड का नंबर 1,26,000 था। तो जस्ट आई हैव नो कंक्रीट इंफॉर्मेशन एज येट, बट उस नंबर को देख के मुझे ऐसे लगा कि एस्पिरेंट्स जो लड़कियां हैं बहुत ज्यादा है। इससे ये लग रहा है कि लड़कियों में बहुत ज्यादा उत्सुकता है। अच्छा, अब जो एग्जाम होने जा रहा है उस एग्जाम में कोई तब्दीली नहीं है। एनडीए के एग्जाम में कोई तब्दीली नहीं है। जैसे मैंने पहले समझाया, वही मैथ्स का पेपर होगा, वही जनरल एबिलिटी का पेपर होगा, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, करंट अफेयर, सब कुछ सेम होगा। हाँ, कुछ वैकेंसीज लड़कियों के लिए अलग रिजर्व करी जाएंगी
कितनी वैकेंसी एनडीए में दी जाएंगी ये इंफॉर्मेशन अभी डिक्लासिफाइड नहीं है, बट यस दे विल बी गिवन। अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि जब ये बच्चे एसएसबी में जाएं तो थोड़े से टेस्ट, आउटडोर टेस्ट पर्टिकुलरली इनके लिए डाइल्यूट किए जाए जो अभी भी हैं। जैसे हम इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में लड़कों से 6 फुट की जंप कराते हैं, लड़कियों से 3 फुट की कराते हैं। जैसे लड़कों से हम 4 फुट की हाई जंप कराते हैं तो लड़कियों से 3 फुट की कराते हैं। ये थोड़ा सा डाइल्यूशन इन आउटडोर हो सकता है, वो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो जो डिफेंस के और एनडीए में जो एक्सपर्ट्स हैं, दे विल टेक अ कॉल ऑन दिस। लेकिन जहां तक एप्लीकेशन का सवाल है, दिल गुदगुद हो जाता है ये देख के कि इतनी सारी लड़कियां हैं जो देश की सेवा में लगना चाहती है। बिल्कुल, मैं कलसी आपसे पूरी तरह सहमत हूं। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय था और ये अब आप देखिएगा कि किस प्रकार से ये लड़कियों के लिए एक बहुत जबरदस्त विंडो इन्होंने खोली है कि वो आगे जाकर के अच्छे तरीके से आर्मी की यूनिट को कमांड कर सकें और परमानेंट कमीशन हासिल कर सकें। मैं आपका इसके लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात बहुत घमंड के साथ बताना चाहता हूं आप लोगों को, मेरे दर्शकों को, कि आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर किसी भी किस्म का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। इस बात को हमें घमंड रखना चाहिए कि ओनली एंड ओनली मेरिट, आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है आपका आर्म्ड फोर्सेस में अधिकारी बनना। दूसरी बात, ये जो जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस की आपकी तमाम एंट्रीज हैं, ये सब एंट्रीज का एक एसएसबी से ताल्लुक होता है और इसमें कोई भी एसएसबी के बगैर मेडिकल और डेंटल को छोड़ के इसमें आगे नहीं जा सकता। ये बात भी आप इस बात को ध्यान रखें, ये बात आप समझ लें। कई दफा ये प्रश्न मेरे से पूछा गया है कि भाई वहां तो आपने कहा था 50 वैकेंसी है एनसीसी की और सिर्फ 14 लोग गए। वो इसलिए होता है कि आर्म्ड फोर्सेस आपकी देश की कटिंग एज हैं और आर्म्ड फोर्सेस में चाहे वैकेंसियां खाली जाएं, यदि आप आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपका चयन इसमें नहीं होगा। यहां वैकेंसियां भरने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न आपकी काबिलियत का और आपकी एबिलिटी का है और आपका जो एप्टीट्यूड है फोर्सेस के लिए। जो फोर्स में नहीं आ रहा है इसका अर्थ ये नहीं है कि वो किसी और काम के लिए थोड़ा पीछे है, वो निश्चित रूप से आगे कहीं भी काम कर सकता है। मेजर कलसी ने अपनी एकेडमी से हजारों लोगों को अधिकारी बनाया है और उनके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। मेजर कलसी, थैंक यू वेरी मच, एक्सट्रीमली काइंड ऑफ यू। दर्शकों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हम इस बात को समझते हैं कि कितना भी तफसील से बता दिया जाए फिर भी आपके दिमाग में इसको लेकर के कुछ सवालात शायद रह गए हों, तो आप उन सवाल को हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के उन सवालों को कर सकते हैं और हम एक्सपर्ट मेजर कलसी से उनके जवाब लेकर के और आपको उन सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।